जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग आज हम लोग जेटेट का प्रथम क्लास प्रारंभ किए हैं और इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इस क्लास के ज़रिए हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर प्रश्न किस टाइप का पूछता है। तो हम लेकर आए हैं 2016 का हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि 2016 में हिंदी विषय में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे और इन प्रश्नों के माध्यम से हम जानने का कोशिश करेंगे, टेट को जानने का कोशिश करेंगे, झारखंड टेट को, कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसी का अनुरूप हम लोग तैयारी करते चलेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। ये एसएसटी के थ्रू जो इंग्लिश में पूछा गया था पेपर नंबर 2 2016 में, हम लोग उसी पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और ये सामाजिक विज्ञान का प्रारंभिक परीक्षा है, मतलब क्लास 6 से 8 जो 2016 में पूछा गया है। 2016 में जो पूछा गया है, वैसे टेट इसके पहले झारखंड में 2 बार हुए हैं, एक बार 2012 और एक बार 2016 और नेक्स्ट 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया है। संभवतः परीक्षा हो ही जाएगा। तो देखते हैं कि हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था टेट इसके पहले। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन गद्यांश से चालू करते हैं, गद्यांश से ही चालू है प्रश्न। तो सबसे पहले ऊपर को पढ़ेंगे, क्या लिखा है। लिखता है प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निर्देश क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। लिखता है, पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। क्या लिखा, ध्यान रखिए, ये जो गद्यांश है ना, ये पर्यावरण पर है। तो चलिए लिखा क्या किसके बारे में, तो पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा, क्या लिखा अथर्ववेद में, भूमि माता है। बचपन से सुनते आ रहे भूमि माता है, ये अथर्ववेद में भी लिखा। हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि वे पवित्र करने वाली, क्या लिखा है, वे पवित्र करने वाली भूमि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हम पृथ्वी के प्रति आभार हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं इस गद्यांश के माध्यम से, जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। अब आगे लिखता है प्रश्न, आगे गद्यांश में है कि हृदय को आघात पहुंचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। पारिस्थितिकी तंत्र पता है, विज्ञान का एक अच्छा टॉपिक है। वैसे विज्ञान का टॉपिक हो या ना हो, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को जितना हम सही और सहेज कर रखेंगे, पृथ्वी हमारे लायक उतना ही सही रहेगी और पृथ्वी पर रहने लायक हम रहेंगे और पृथ्वी को हम नेक्स्ट जनरेशन को रहने लायक छोड़ेंगे। गद्यांश आगे कहता है, हमें प्राकृतिक संसाधनों को अप्राकृतिक और यशस्वी दोहन से बचना होगा। गद्यांश क्या कह रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है ना, उसको या प्राकृतिक तौर तरीके से हम लोग ना उसको यशस्वी दोहन नहीं करें। मतलब पृथ्वी के अंदर और बाहर जितना कुछ है संसाधन के रूप में, उसका दोहन कर सकते हैं, लेकिन यह सीमित नहीं और अप्राकृतिक तौर पर नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है गद्यांश? गद्यांश बोल रहा है कि आज का दौर जो है, ये राष्ट्रों के बीच लड़ाई का, झगड़े का नहीं है, परंतु जलवायु के लिए और जलवायु के गंभीर खतरे को देखकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। ध्यान रखें, आपसी मतभेद राष्ट्र के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता यह है ना कि जो विकसित देश हैं, वो जो वायुमंडल में प्रदूषण जो हो रहा है, ये इन प्रदूषणों के लिए हर एक राष्ट्र एक दूसरे से मतभेद रखता है। चाइना बोलेगा किसी और देश के बारे में, हम बोलेंगे किसी और देश के बारे में, लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है कि जो जलवायु है इसके प्रति हम ईमानदारी दिखाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके, मतलब सर्वनाश से बचा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। ध्यान रखें, विश्व विनाश से निपटने के लिए ना, यहाँ क्या शब्द लिखा, सामूहिक, मतलब समूह के तौर पर भी हमको प्रयास करना होगा और व्यक्तिगत प्रयास भी करना है, दोनों तरह का प्रयास करना होगा। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं, ये बात सही है, इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। आरण्य रोदन के बदले
ध्यान रखिए, यानी अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है, सही है। अरण्य रोदन का मतलब अरण्य समझ रहे हैं। अब अरण्य को हम रोदन ना करें, उसको रौंदे नहीं, उसको खराब ना करें, बल्कि अरण्य को संरक्षण करने की आवश्यकता है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी, सही बात। भूमि माता है और हम उसकी संतान है, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो देखिए ये गद्यांश जो है वो आपको बता दिया कि हम क्या कहने वाले हैं और इससे हम क्या पूछने वाले हैं, आगे भी देखेंगे। ये पूरा जो गद्यांश है यह पर्यावरण पे डिपेंड है, पर्यावरण पे डिपेंड है। और यहाँ भूमि माता है ऐसा बताया गया अथर्ववेद के जरिए कि अथर्ववेद को कोट किया जा रहा है कि अथर्ववेद में भी भूमि को माता कहा गया, पृथ्वी की संतान हम हैं। और ये भी लिखा कि पृथ्वी पवित्र करने वाली भूमि, हम ऐसा कोई क्रूर काम ना करें। तो यहाँ अथर्ववेद का बात है। राष्ट्र को यहाँ घुसाया कि सभी राष्ट्र जलवायु के मुद्दा पर एक हो जाएं और आपसी मतभेद भुला करके और पृथ्वी को विनाश होने से बचा लें। तीसरा बात बोला क्या इसमें कि व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और अरण्य रोदन ही अरण्य संरक्षण करने की आवश्यकता है। तब आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी रक्षा करनी होगी। अगर हमको बचना है तो पृथ्वी को बचाना होगा। लास्ट में बोला भूमि माता है और हम उनकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करें। मतलब अगर ये अथर्ववेद में लिखा कि भूमि माता है और हम उनकी संतान है तो ये हमको साबित करना होगा, ठीक है। ऐसा गद्यांश हमारा कह रहा है। तो चलिए इस गद्यांश में क्या क्या प्रश्न पूछा गया, क्या क्या प्रश्न बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यही आपका जेटेट है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। तो पहला प्रश्न है उसकी संतान, पहला प्रश्न है हम पृथ्वी के संतान हैं, हमसे क्या तात्पर्य है। क्या पूछा, हमसे क्या तात्पर्य है। तो हमसे तात्पर्य क्या है, 4 ऑप्शन दिया है। संसार के सभी लोग, हम सभी नागरिक, एक खास देश के लोग, भारतवासी नहीं, हम संसार के सभी लोग। हम का मतलब हम संसार के सभी लोग। ये गद्यांश में जो हम शब्द यूज किया उसमें संसार के सभी लोगों को संबोधित कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखें, सेकंड प्रश्न लिखता है पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद समझ रहे हैं ना, किसी एक शब्द को टुकड़ों में करके बांटना, या तो किया हुआ है उसको पहचानना। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है, तो पर्यावरण, परावरण जी नहीं, पर्यावरण देखो यहाँ यहाँ अंतर से ये नहीं होता है, ये होगा सी, पर्यावरण ध्यान रखिए, निकल रहा है पर्यावरण मतलब पर्यावरण। तो दूसरा क्वेश्चन पर्यावरण का संधि विच्छेद भी देख लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ है, उबरा मतलब बचा जा सके, मतलब अगर हम पृथ्वी को बचा लेते हैं तो इस समस्या से हम लोग उबर सकते हैं, वही उबरना का ये शब्द है बोला जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है गद्यांश में चरितार्थ, गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, ठीक है, मतलब सिद्ध करना। इसका आशय क्या है, तो इसका आशय है सिद्ध करना, साबित करना। मतलब पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके संतान, इसी चीज को चरितार्थ करना है, इसी चीज को चरितार्थ करना है, इसका मतलब सिद्ध करना होता है, तो सिद्ध करना। तो ध्यान रखिए इस गद्यांश से 4 क्वेश्चन पूछा और चारों का उत्तर हम लगाएं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है। प्रश्न क्या लिखा, प्रश्न संख्या 5, 6 के लिए निर्देश। मतलब इस गद्यांश से, सॉरी ये पद्यांश है, इस पद्यांश से ना 2 ही क्वेश्चन आपको करना है, 5वां और 6ठा। क्वेश्चन को भली भांति पढ़ेंगे, परीक्षा में तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसकी आदत ना आप लोग अभी से डालें। तो प्रश्न संख्या 5, 6 के लिए निर्देश क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। जो भी पद्यांश होगा इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, 5वां और 6ठा। तो चलिए पद्यांश को हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया। लिखता है उपयुक्त उस खल को न अद्यापि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर ना जग में दंड और प्रचंड है। एतव कल उस नीच को रन मध्य जो मारू न मैं, आगे देखिए, आगे यहां से लिखा है मारू न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शास्त्रार्थ, तो सत्य कहता हूं कभी शास्त्रार्थ फिर धारू न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शास्त्रार्थ फिर धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुन ये वचन रवि। साक्षी रहे, देखिए यहाँ
पर्यायवाची शब्द को बनाने के लिए बोलेगा। साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर माही, सॉरी, साक्षी रहे सुन ये वचन रवि शशि अनल अंबर मही, सूर्यास्त से पहले ना जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। ध्यान रखिए, ये जो पद्यांश है ना, ये महाभारत से लिया गया है और ये जयद्रथ मृत्यु के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ उसी का पद्यांश है, जयद्रथ वध के पहले का पद्यांश है। तो देखिए यहाँ पर शपथ किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा, कि जयद्रथ को मारने के बाद ही हम चैन से रहेंगे, और अगर जयद्रथ को ना मारे तो अनल में जल मरूं, मतलब अग्नि में मैं जल जाऊंगा, अग्नि में मैं। तो चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न इस पद्यांश से क्या क्या पूछा पहले बता चुके हैं कि प्रश्न संख्या 5 और 6, प्रश्न संख्या 5 और 6 ही करना है आपको। तो पहला पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है, पार्थ वही अर्जुन क्या प्रतिज्ञा लिए, दृष्ट को मारने, जयद्रथ वध करने की, अस्त्र शास्त्र धारण ना करने की, आग में जलकर मरने की। इसको छोड़ दें तो बी सी डी सभी उनका प्रतिज्ञा है, लेकिन पहला प्रतिज्ञा क्या है कि जयद्रथ को अगर हम नहीं मारेंगे तब हम आग में जलकर मरेंगे और अस्त्र शस्त्र धारण ना करेंगे। तो जयद्रथ को मारना ही पार्थ का यानी अर्जुन का प्रतिज्ञा है। पद्यांश के हिसाब से पार्थ क्या प्रतिज्ञा किया, जयद्रथ वध का प्रतिज्ञा किया। छठा नंबर क्वेश्चन है रवि शशि अनल अंबर एवं मही के पर्यावरण क्रमशः क्या होगा। तो पर्यायवाची शब्द हमको पूछ रहा है, पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची समझ रहे हैं, एक शब्द के अनेक शब्द, भाव वही, सिर्फ शब्द अलग होंगे। तो रवि सूर्य को कहते हैं, शशि रात्रि को कहा जाता है, अनल अग्नि, अंबर आकाश, मही पताल। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। रवि शशि अनल अंबर एवं मही के पर्यायवाची कौन कौन होंगे, सूर्य, अग्नि, सूर्य, रात्रि, अग्नि, आकाश और पताल। तो देखिए पांचवा और छठा ये दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं। तो एक गद्यांश है जिससे 4 क्वेश्चन पूछा, एक पद्यांश से उससे 2 क्वेश्चन पूछा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा, अगला प्रश्न है, लिखा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। सही बात। यह कथन किसका है, यह कथन देखिए यहाँ जो नाम दिया गया है ना, ये 3 नाम ऐसे हैं जो आपको सीडी पे जो बाल विकास शिक्षा छात्र है, ये 3 नाम ऐसे हैं, इस 4 ऑप्शन में 3 नाम ऐसे हैं जो सीडीपी में बहुत हेल्प करेगा, और सीडीपी में तीनों नाम बहुत चलेंगे। तो पहला चामस्की, उसके बाद क्या कौन है सेकेंड, ऑरोरिन, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। तो ध्यान रखिए ये सीडीपी में चलेगा, लेकिन कथन है किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन ये जो कथन है ना, भाषा का अस्तित्व, जो हमारा लैंग्वेज का अस्तित्व का जो विकास होगा, जो लैंग्वेज का जो विकास होता है वो समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किनका है, यह कथन ऑरोरिन का है, ऑरोरिन का है। बाकी ये सब जो नाम मिले ना, चामस्की, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, इनको हम लोग सीडीपी में बहुत पढ़ेंगे, इवन इसी को हमको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां में क्या बोला गया, भारतीय भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारे जो भारतीय भाषा हैं वही सभी भाषा को संविधान का किस अनुसूची में शामिल किया, तो 8वीं अनुसूची में हमारे भारतीय भाषा को संविधान में रखा गया है। तो चलिए छोटा सा यहाँ एक संविधान के बारे में पूछ दिया, विषय हिंदी है, ध्यान रखिए विषय हिंदी है, छोटा सा संविधान के बारे में पूछा, क्योंकि संविधान के बारे में नहीं पूछा, ये भाषा के बारे में पूछा, भाषा पढ़ रहे हैं इसलिए भाषा के बारे में पूछा। तो भाषा में जो शब्द बनेंगे, जो प्रश्न बनेंगे वो सब पूछा जाएगा। देखिए आगे देखिए व्याकरण से दिया गया, क्या दिया, सेना नायक शब्द कौन समास है। ध्यान रखिए समास 6 होते हैं, एक करके बताएंगे, समास का एक स्पेशल क्लास ही चलेगा, उस समय समास आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन छोटा मोटा हम लोग समझते चलेंगे कि प्रश्न किस टाइप का है। हमारा उद्देश्य इस वीडियो का यही है कि 2016 के माध्यम से हम प्रश्न को और प्रश्न का जो लेवल है उसको चेक करें कि किस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो हम शुरुआत वैसे हिंदी से किए हैं। तो समास यहाँ पूछा सेना नायक, ध्यान रखिए यहाँ सेना और नायक समास बनता है, इसका तत्पुरुष क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति जो है वह किसी खास पेशा से संबंध रख रहा है, इसीलिए यह समास तत्पुरुष होगा। वैसे ये लाइन आपको समझ नहीं आया होगा, अगर आप नए हैं तो, नहीं तो समास जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप समझ सकते हैं।
तो सेनानायक कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास कहेंगे इसको। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, अनवेंशन। अब बोल रहा है अनवेंशन शब्द का संधि विच्छेद करें, मतलब इसको टुकड़ा में बांटे तो क्या वर्ड निकलेगा? तो ये निकलेगा ऑप्शन सी निकलेगा अनुएसन। क्या निकलेगा? अनुएसन। पढ़िए अनुएसन यानी अनवेंशन, ऐसा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 बोल रहा है रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द है। तो अगर रचयिता का लिंग परिवर्तन कर देंगे तो रचयिता होगा नहीं, क्या होगा? रचयित्री। रचयित्री, तो रचयित्री इसका सही शब्द, सही उत्तर है। तो लिंग परिवर्तन के हिसाब से ध्यान रखिए, ता है मतलब लिंग कैसा हो सकता है? पुल्लिंग शब्द है, त्रि लगा दिया तो लिंग परिवर्तन पुरुष से स्त्रीलिंग ही करेंगे तो त्रि, ऐसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। बाकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो इसका भी वीडियो देंगे, वीडियो इसलिए देंगे, क्लास इसलिए इसका ज़्यादा देंगे क्योंकि हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन स्टेट पूछेगा, इसके पीछे कैसा पूछ चुका है, लगभग उसी रेंज का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान है क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा? मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? तो यह यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। वैसे हिंदी में 4 प्रकार का शब्द सब चलता है, लेकिन उसमें एक यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ भी हम लोग पढ़ेंगे, जबकि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मुसाफिर खाना की बात करें तो यह एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द है मतलब मिला जुला शब्द है। 13वां चिकना घड़ा होना। क्या लिखा? चिकना घड़ा होना। ध्यान रखिए ये मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ क्या है? मतलब आप व्याकरण पढ़ेंगे हिंदी का तो उसमें मुहावरा, समास, शब्द का प्रकार, ये संधि विच्छेद, यही सब पढ़ना होगा। तो चिकना घड़ा होने का क्या मुहावरा हो सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया चिकने घड़े को सभी पसंद करते हैं, जी नहीं। ध्यान रखिए मुहावरा है। ताना हो सकता है। अत्यंत आकर्षक होना, जी नहीं। निर्लज होना, एकदम सही। तो ये यही सी ऑप्शन सही है। यानी चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ है? निर्लज होना। तो चलिए ये हमारा मुहावरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 14, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मतलब ध्यान रखिए ऐसा विशेषण हमको चारों में ढूंढना है जिसमें गुण का बात करे। मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपए देने हैं, इसमें कोई गुण का बात नहीं है। मुझे 5 किलो आटा चाहिए, कोई मतलब नहीं है। यह भूखंड आयताकार है। ध्यान रखिए भूखंड कोई भूमि का टुकड़ा जो कैसा है? आयताकार है, तो यह जमीन का गुण हो गया। यह गुलाब सबसे अलग दिखाई पड़ता। ध्यान रखिए सबसे अलग, अलग बहुत तरह का चीज होता है। अगर गुलाब के बारे में कुछ और होता तो ऑप्शन यहाँ भी जाता, लेकिन ये तीनों ऑप्शन ना होकर के सी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पूरा दिख रहा है भूमि, और भूमि का गुण बता दिया। आयताकार हो सकता है था, अंडाकार हो सकता था, त्रिभुजाकार हो सकता था, वर्गाकार हो सकता था। तो यहाँ आयताकार मतलब जमीन का, भूखंड का फिक्स गुण बताया, इसीलिए इस क्वेश्चन जो है सी में हम लोग चलेंगे। सी उत्तर सही इसका। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा ढाक के 3 पात। मुहावरा। ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन मुहावरा से पूछा। ढाक के 3 पात, तो ढाक के 3 पात, यह मुहावरा का मतलब क्या है? वैसे सीधा हम बता देते हैं, यह मुहावरा का मतलब है स्थिति ज्यों का त्यों रहना। मतलब आप जैसे पहले थे वैसे आज हैं, कर कुछ भी लें हुआ कुछ नहीं। मतलब आप जैसे हैं ज्यों हैं त्यों ही रहना, इसी को कहते हैं ढाक के 3 पात। मतलब आप किए बहुत कुछ लेकिन मिला कुछ नहीं, कर कुछ नहीं पाए। तो ढाक के 3 पात का मतलब क्या होगा? मुहावरा स्थिति ज्यों का त्यों रहना। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन था 2016 में, उस समय 15 नंबर ही पूछा गया था। 15 उस समय पूछा गया था, 15 नंबर इंग्लिश और 15 नंबर हिंदी। 30 नंबर का था CDP और 60 नंबर का था आपका SST। मतलब कुल मिला के 120 नंबर था। अभी तो 150 नंबर करना होगा आपको, क्षेत्रीय भाषा बढ़ा है एक। तो इन 15 क्वेश्चन से हम जानने का प्रयास किए तो निष्कर्ष निकला ये कि गद्यांश, ठीक है, पद्यांश भी पढ़ना होगा। और वैसे सिलेबस है, सिलेबस हम आपको देंगे। व्याकरण भी हमको जानना होगा। व्याकरण में यहाँ 2-3 चीज तो कम से कम, मुहावरा, समास, मुहावरा हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया। तो और इसके बाद जो सिलेबस होगा जैक का, जो टेट में है डाला है हिंदी के लेकर, उसको भी देखेंगे। तो ये 15 क्वेश्चन का सेट, वैसे अभी हम 15 करवाए हैं हिंदी का, 15 इंग्लिश का भी करवा देंगे, 30 CDP का भी और 60 SST का भी, ताकि आप ये जान सकें, आप ये समझ सकें कि किस टाइप का प्रश्न पूछेगा। जी धन्यवाद।